डियर लर्नर्स, वेलकम टू डॉक्टर अलका जैन्स मैनेजमेंट वीडियोस। आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग ये टर्म कहाँ से आई है। इसके लिए हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ। इस डायग्राम में हमने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के आसपास बिजनेस एक्टिविटीज को रखा है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस की एक्टिविटी हो सकती है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी हो सकती है, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को मैनेज करने की एक्टिविटी हो सकती है, जो इंटरनेशनल आईटी मैनेजमेंट हो सकता है या इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग तो इंटरनेशनल बिजनेस की जस्ट एक बिजनेस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल मार्केटिंग, इस टर्म को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में यानी इंटरनेशनल और मार्केटिंग को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल का अर्थ है एग्जिस्टिंग, अकरिंग और कैरिड ऑन बिटवीन नेशंस और इन्वॉल्विंग मोर देन वन कंट्री। यानी इंटरनेशनल का अर्थ हुआ जब हम एक से ज्यादा कंट्रीज की बात कर रहे हैं या जब हम एक से ज्यादा कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ अ कस्टमर एंड टेकिंग स्टेप्स टू सेटिस्फाई दैट नीड with an objective to complete the exchange process। यानी मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं कि उसकी इस नीड को सेटिस्फाई कर दिया जाए। उसी के साथ एक एक्सचेंज प्रोसेस को भी कंप्लीट किया जाता है जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल और मार्केटिंग इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके समझे तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हम कस्टमर की नीड्स को अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे थे और सेटिस्फाई कर रहे थे, वही का वही जब हम दूसरे देशों के कस्टमर्स के लिए करेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होगा। ये तो हमने समझा मोटे तौर पे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। अब देखें कि होम कंट्री किसे कहा जाता है। होम कंट्री वो कंट्री है जहां से एक कंपनी ओवरसीज मार्केट में जाने का सोचती है या ओवरसीज मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचने या मार्केट करने की बात करती है। होस्ट कंट्री दूसरी तरफ वो कंट्री है, वो फॉरेन कंट्री है जहां ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए जा रही है। आइए अब देखें कि स्कॉलर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग को किस तरह से डिफाइन करते हैं। हेसी एंड कैटियोरा के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of goods and services to consumers or users in more than one nation। more than one nation यानी एक से ज्यादा देशों में इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है और ये परफॉर्मेंस है कुछ बिजनेस एक्टिविटीज की जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स जो दूसरे देश में बैठे हैं उनकी तरफ डायरेक्ट करता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ अपने गुड्स और सर्विसेज को लेके जाना, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए ये इंटरनेशनल मार्केटिंग कहा जा सकता है हेसी और कैटियोरा के मुताबिक। और दूसरी तरफ वॉल्श वो तो इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। उनके मुताबिक जिस तरह से आप अपने देश में गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करना है, लेकिन अपनी नेशन के फ्रंटियर से बाहर यानी अपने देश से बाहर। वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स। यानी वो मार्केटिंग को डिफाइन नहीं करते, वो कहते हैं मार्केटिंग तो वही रहेगी जो आप अपने देश में कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इसे इंटरनेशनल मार्केटिंग कहा इसका मतलब है आप दूसरे देश में जाके इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तीसरी डेफिनेशन जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई है वो समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखें ये डेफिनेशन क्या कहती है। इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives। यहाँ मैंने आपके लिए 3 टर्म्स को हाईलाइट किया है। यानी एमा कहती है कि एक मल्टीनेशनल प्रोसेस है, अग्रीड, हमने पहले भी देखा है कि एक से ज्यादा कंट्रीज की बात करता है। टू क्रिएट एक्सचेंजेस यानी एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, ये भी हम पहले देख के आए हैं, लेकिन एक नया एलिमेंट एमा ने इसमें जोड़ा है, टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जब हम दूसरे देश में अपनी प्रोडक्ट को लेके जाएंगे वो प्रोडक्ट इंडिविजुअल की नीड को भी सेटिस्फाई कर सकती है और किसी इंडस्ट्रियल कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई कर सकती है। इन तीनों डेफिनेशंस को समझने के बाद आइए अब देखें कि रॉजर बेस्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। उनका कहना है इंटरनेशनल मार्केटिंग इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर कंपनीज विद एन एपेटाइट फॉर ग्रोथ एंड द स्टमक फॉर रिस्क। यहाँ भी वो हमें 3 बातें कहते हैं। वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है,
दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये कंपनीज जो इसमें एंटर होना चाहती हैं उनमें हमेशा एपेटाइट फॉर ग्रोथ होगी, यानी जो कंपनीज ग्रोथ चाहती हैं, जो कंपनीज अपना विकास चाहती हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग सिर्फ उनके लिए है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं, वो वार्न करते हैं इनफैक्ट, कि उन कंपनीज में स्टमक फॉर रिस्क भी होना चाहिए, यानी उन कंपनीज को हमेशा रिस्क के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने डोमेस्टिक मार्केट, अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, अब आप एक फॉरेन, एक न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो इस तरह से रॉजर बेस्ट हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग के 3 फीचर्स से फेमिलियराइज करवा रहे हैं। फर्स्ट फीचर इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, सेकेंड इसमें ग्रोथ की बहुत संभावना है, और थर्ड इसमें रिस्क भी हमेशा है। आइए अब देखें कि किस किस वजह से कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर होती हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन है डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स, यानी अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट में कोई रुकावट है, किसी तरह का कोई अड़चन आ रही है, वहां के लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, मे बी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, या अभी दे आर नॉट रेडी फॉर दिस एडवांस्ड प्रोडक्ट, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक पा रही है। तो उस केस में आप एक ऐसी फॉरेन मार्केट की तरफ चाहते हैं जहां बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और जहां के लोग शायद इस एडवांस्ड प्रोडक्ट को यूज करने के लिए भी अब रेडी होंगे। इस तरह से एक डेवलप्ड इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने पर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो ये भी एक रीजन बन जाता है कंपनीज के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का। दूसरा कारण हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमें एनकरेज करती हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को दूसरे देशों में बेचें। साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी भी हो सकती हैं कि दूसरे देशों के लोग भी अपनी प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में लेके आए और उसकी मार्केटिंग करें। थर्ड रीजन हो सकता है ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट। जब आप ये देखते हैं कि फॉरेन मार्केट की ग्रोथ कहीं ज्यादा है आपकी डोमेस्टिक मार्केट से, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ आपकी प्रोडक्ट की खपत ज्यादा हो सकती है, यानी यहाँ आप ज्यादा अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए आपकी वहां ज्यादा होगी, और ये भी एक रीजन बन जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर होने का। फोर्थ रीजन हो सकता है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी जब आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे और जब आप अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन को डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर पा रहे थे, तब तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन किसी वजह से, फॉर एग्जांपल आपने डे के साथ साथ नाइट शिफ्ट में भी काम करना स्टार्ट कर दिया, या आपने नई मशीन्स खरीद ली, या प्रोडक्टिविटी किसी और कारण से इंक्रीज हो गई, तो अब आप उस बढ़ी हुई प्रोडक्शन का क्या करेंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में तो अब सप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि वहां की डिमांड सैचुरेट हो गई है। उस केस में आप इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखते हैं, उस केस में आप फॉरेन कंट्रीज की तरफ देखते हैं कि कौन सी कंट्री में मेरी ये प्रोडक्ट बेची जा सकती है, और वहां अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। तो ये भी एक रीजन बनता है। रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि क्यों लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर होते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी कई बार जनरेट होती है अलग अलग देशों की करेंसी की अलग अलग इंटरनेशनल वैल्यू की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट जब बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट सिर्फ रुपीस में होगा, और जब आप इसी प्रोडक्ट को अमेरिका में लेकर जाएंगे जहां की एक डॉलर की वैल्यू 1 रुपए से 70 गुना से भी ज्यादा है, तो वहां आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसी प्रोडक्ट के साथ, शायद उसी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी भी एक रीजन बन जाता है कि लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ झुकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। कई कंपनीज ये मान के चलती हैं कि अगर हम एक ही मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, यानी डोमेस्टिक मार्केट में ही अगर हम अपनी प्रोडक्ट बेचते रहेंगे और किसी वजह से कभी मेरी प्रोडक्ट इस मार्केट ने रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा। इस केस में वो पहले से ही एक और ऑप्शन अपने सामने रखना चाहते हैं, जो कि एक फॉरेन मार्केट हो सकती है जहां उनकी प्रोडक्ट पसंद की जा रही है, तो वो उस मार्केट में भी अपने पैर जमा के रखना चाहते हैं। अगला कारण हो सकता है स्ट्रैटेजिक विजन, यानी ये किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हमें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना है और अपना माल बेचना है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर होने का कंपनीज के लिए। आइए अब देखें कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री में अपनी नई प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो वहां कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। या तो वो डिमांड को बढ़ा सकते हैं या डिमांड को घटा सकते हैं। पहला वेरिएबल होगा पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नंबर में वहां लोग ज्यादा हैं, तो शायद मेरी प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ अगर किसी देश में मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर्स की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो वहां मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम रहेगी। दूसरा पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सीधा सीधा अफेक्ट करती है मेरे कस्टमर्स की पॉकेट्स पे, यानी उनकी बाइंग कैपेसिटी पे। तो वो मेरी प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे ना जब उनमें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाइंग कैपेसिटी होगी।
तो वो एक बहुत बड़ा वेरिएबल होगा मेरी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करने वाला किसी फॉरेन कंट्री में। अगर वहाँ के लोग रिच है, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, हाई है, तो वो मेरी महंगी प्रोडक्ट को भी खरीद सकेंगे। तीसरा वेरिएबल हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ के क्लाइमेट में भी कुछ फर्क तो होता ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आप अच्छी तरह से बेच पा रहे थे उसको वैसे ही आप फॉरेन कंट्री में भी बेच पाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन कुर्तास, आप इंडिया जैसी कंट्री में तो कॉटन कुर्तास को बहुत आराम से बेच पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कुर्तास की डिमांड उन कंट्रीज में जहां 12 में से 10 महीने ठंड रहती है, इन कॉटन कुर्तास की डिमांड सिर्फ 2 महीने के लिए होगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस कुर्ते की डिमांड या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड वहां के क्लाइमेट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हो सकता है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल ये एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। इसी के साथ साथ वो उस इंडिविजुअल को ये भी बताता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से और किस क्वांटिटी में यूज किया जाना चाहिए। तो इन सब एजुकेशन लेवल्स को देखते हुए किसी कंट्री में जब आप मार्केट करने के लिए जाएंगे अपनी किसी प्रोडक्ट को, तो आप देखेंगे कि ये भी आपकी प्रोडक्ट डिमांड के लिए बहुत इफेक्टिव वेरिएबल होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट को एजुकेटेड लोग पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी। एक और फैक्टर है रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां के रिलीजन भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी मुस्लिम कंट्री में आपके हिंदू टेम्पल की प्रोडक्ट्स जैसे बंसी, मोरपंखी, इन चीजों की कोई डिमांड ही ना हो, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू टेम्पल्स में जाता नहीं है, तो इसलिए हिंदू टेम्पल की प्रोडक्ट्स की भी वहाँ कोई डिमांड नहीं होगी। इसी तरह से आप नेपाल जैसी कंट्री में शायद मुस्लिम कैप्स नहीं बेच पाएंगे। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कल्चरल एथोस। हर कंट्री के कल्चरल एथोस दूसरी कंट्री से अलग होते हैं। किस तरह की बुक्स वहाँ पे पढ़ी जाती हैं, किस तरह की मूवीज वहाँ पे देखी जाती हैं, किस तरह का पहनावा है वहाँ के लोगों का। तो इन सारे एथोस को देखते हुए आप किस तरह की प्रोडक्ट उस कंट्री में लेके जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट उस कंट्री में किस तरह की डिमांड जनरेट कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो कल्चरल एथोस भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड को किसी फॉरेन कंट्री में अफेक्ट करते हैं। आपकी फॉरेन मार्केट में किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, उसकी क्या फिलॉसफी है, वो भी आपकी प्रोडक्ट डिमांड को अफेक्ट करने में एक बहुत बड़ा वेरिएबल होता है। क्योंकि कई देशों की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो अगर ये फिलॉसफी आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट है तो आप देखेंगे कि उन देशों में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम होगी, और जहां उनकी फिलॉसफी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के फेवर में होगी, उन देशों में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होगी। आइए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो डिफरेंसेस होते हैं दो देशों के बीच में, वो किस तरह से इंटरनेशनल मार्केटर के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। सबसे पहला है डिफरेंस इन कंज्यूमर नीड्स। इसे समझने के लिए हमें एक जर्नी करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के कस्टमर्स प्रोडक्ट फीचर्स में बहुत फंसी नहीं होते, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के कंज्यूमर्स इसमें थोड़े फंसे हो सकते हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट में एक भी फीचर कम होता है तो उसकी डिमांड वहां कम हो जाएगी, और ये एक चैलेंज हो जाएगा मार्केटर के लिए कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को उनसे एक्सेप्ट करवाए। उसके लिए ऑफ कोर्स उसे वो फीचर्स देने होंगे जो कि एक डेवलप्ड मार्केट का कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चाहता है। तो इसलिए ये एक चैलेंज बन जाता है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए। सेकंड चैलेंज इंटरनेशनल मार्केटर के सामने आता है लैंग्वेज का, क्योंकि मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है कम्युनिकेशन के बिना, और कम्युनिकेशन का मानव समाज के पास एक ही जरिया है, भाषा। लेकिन वो भाषा ही जब आप एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जा रहे हैं तो बदल गई। तो आप किस तरह से इस डिफरेंस को फेस करते हैं, वो भी एक चैलेंज हो जाता है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए, स्पेशली जब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे होते हैं। थर्ड, कल्चर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल्चरल शॉक्स के लिए तो इंटरनेशनल मार्केटर को हमेशा तैयार रहना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मार्केटिंग कम्युनिकेशन से या उसकी प्रोडक्ट या सर्विस से किसी भी तरह का कल्चरल शॉक इंटरनेशनल मार्केट के कंज्यूमर को ना लगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इकोनॉमीज, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो डिफरेंस होता है या वहाँ के रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, वो भी इंटरनेशनल मार्केटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड की डिस्कशन में भी देखा था कि किसी कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ कौन सी
फिलॉसफी की पार्टी रूल कर रही है, वो पार्टी स्टेबल भी है या नहीं, और लोगों का उस पार्टी के लिए क्या सोचना है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैसी हैं, ये सब भी इंटरनेशनल मार्केटर के लिए एक चैलेंज हो सकते हैं। तो इसको भी उसे ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो एक्चुअली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही निकल के आती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस कभी कभी आपके लिए चैलेंज हो जाती हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आप अपनी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में आपने कोई ऐसा आइटम यूज किया हो जो दूसरी कंट्री में प्रोहिबिटेड हो, जो वहां की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वहां के कस्टमर्स यूज करें, तो शायद आप अपनी प्रोडक्ट वहां पे बेच ही नहीं पाएंगे, लेके ही नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से ये भी एक चैलेंज हो जाएगा कि अब आप कैसे अपनी उस प्रोडक्ट में से उस कंपोनेंट को हटा के दूसरा इक्वली इफेक्टिव कंपोनेंट डालें। लास्ट चैलेंज है लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक्स यानी कि अपनी प्रोडक्ट को राइट टाइम पे राइट कस्टमर के हाथ में देना है, और वो भी बिल्कुल सेफ पोजीशन में, बिल्कुल इस तरह की उसकी नीड 100% सेटिस्फाई हो जाए। वो एक इंटरनेशनल मार्केटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि वहाँ किस तरह की रिटेल मार्केट है, उसमें आप अपनी इस प्रोडक्ट को किस तरह से बेच पाएंगे, ये भी इंटरनेशनल मार्केटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या है, यानी कंपनीज को ऐसी कौन सी चीज फोर्स करती है कि नहीं अब आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना ही चाहिए। गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जैसा कि हमने देखा 1991 के बाद से जैसे ही लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत बढ़ोतरी हुई इंडिया से दूसरे देशों की तरफ, और बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए। दूसरा फोर्स हो सकता है सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन का। एक और कारण हो सकता है न्यूअर नीड्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स और राइजिंग एस्पिरेशंस एंड वांट्स। न्यूअर नीड्स एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, अब ये पॉसिबल हो गया है कि संसार के एक कोने में बैठा हुआ सेलर दूसरे कोने में बैठे हुए बायर से बात करके उसे बता सके कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये इसका प्राइस है और ये आपके लिए यूजफुल होगी। तो ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक ड्राइविंग फोर्स बन गया है। न सिर्फ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन बल्कि टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के कारण मैंने आपको ये तो बताया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, किंतु टेक्नोलॉजी से मैं आपको वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल भी करवा सकती हूँ या उसकी फोटो अवेलेबल करवा सकती हूँ और आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, और इसी के साथ हमें देखना चाहिए अगला पॉइंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के सभी बेनिफिट्स को अवेल कर सकती है और इससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो आ जाती है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह की इम्प्रूवमेंट हुई है उससे हम देखते हैं कि हमारी मार्केट्स ही बहुत बड़ी हो गई हैं। पहले जो प्रोडक्ट कुछ मीलों का सफर तय कर पाती थी अपनी शेल्फ लाइफ पूरी होने से पहले, वो अब हजारों मील दूर तक भी पहुंचाई जा सकती है, और ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। कोई देश या उस देश की कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट होती है, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने का या इंटरनेशनल मार्केट में जाने का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। जिस तरह से बहुत सारे ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, उसी तरह से रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी हो सकते हैं, यानी ऐसे कई कारण भी हो सकते हैं जो कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में जाने से रोकें। फर्स्ट हो सकता है हिस्टोरिकल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट। मेरी कंपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जो कि लोकल मार्केट में ही अभी चाहिए, मैं लोकल मार्केट की सप्लाई ही पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर उस प्रोडक्ट को मैं इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच सकती। इस तरह से ये एक फैक्टर रिस्ट्रेन करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को पहले डोमेस्टिक लोकल मार्केट में बेचो, उसके बाद ही आप फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम द कंट्रीज ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस। जब आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट यानी डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ कंपटीशन न सिर्फ वहाँ के लोकल प्लेयर्स से होगा बल्कि उन प्लेयर्स से भी होगा जो आपकी कंट्री से उस कंट्री में पहले से जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो इस डबल लेवल ऑफ कंपटीशन से भी कई लोग इंटरनेशनल बिजनेस से डरते हैं और ये उनके लिए एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाता है। मैनेजमेंट मायोपिया, जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक विजन एक रीजन हो सकती है एंटर करने का, मैनेजमेंट मायोपिया एक रीजन हो सकता है ये कहने का कि नहीं, ये कंपनी पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट में नहीं जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकता है कि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि हम सिर्फ अपने देश की सेवा करेंगे, या हम सिर्फ ये प्रोडक्ट अपने ही देश में बेचेंगे, या हमें
दूसरे देशों में अपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक्सपर्टीज को नहीं देना है। कई बार इस तरह की सोच, नेगेटिव या पॉजिटिव वो अलग बात है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हिस्सा होती है, जो कि एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन सकती है। इंटरनेशनल बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि हमें होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट्स को कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि वहाँ कोई कल्चरल या कोई और फोर्स है जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेरी प्रोडक्ट के लिए बैरियर है और वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट पसंद नहीं की जा रही है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंट्रोल्स भी रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्री बी कंट्री ए से आने वाली किसी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बिकने ही नहीं देना चाहती, तो वो अपनी ऐसी पॉलिसीज और कंट्रोलिंग मेजर्स लेके आएगी कि आप अपनी प्रोडक्ट को उस कंट्री में नहीं बेच सकते। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स। ये तभी होता है जब आप लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ का कस्टमर बहुत सोफिस्टिकेटेड है। उस सोफिस्टिकेटेड कस्टमर की डिमांड्स शायद आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाता है कि आपकी प्रोडक्ट वहाँ जाके रिजेक्ट हो सकती है। इंटेंस कॉम्पिटिशन, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ कॉम्पिटिशन 2 लेवल्स पे है। एक तो अपने ही देश के लोगों से कंपटीशन आपको करना पड़ेगा, आपकी होस्ट कंट्री जो लोकल प्लेयर्स हैं आपका उनसे भी कंपटीशन रहेगा, उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से भी आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज से भी तो लोग इंटरनेशनल बिजनेस करने उस कंट्री बी में आ रहे होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंपटीशन न केवल ग्लोबल होता है बल्कि इंटेंस भी होता है। देन नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन भी एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो लर्नर्स, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।